कभी सोचा है कि जब दो बहुत पुरानी महान सभ्यताएं एक ही मुश्किल का सामना करें तो क्या होता है? एक तो तूफान की तरह खुद को बदल लेती है और दूसरी संघर्षों के भंवर में फंस जाती है। आज हम इन्हीं दो एशियाई दिग्गजों चीन और जापान की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने भविष्य का रास्ता कैसे चुना। ये बात है 19वीं सदी की। चीन और जापान दोनों ही अचानक पश्चिमी ताकतों के जबरदस्त दबाव में आ गए। आज हम यही देखने वाले हैं कि इन दोनों देशों ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया। और पता है, उनके फैसलों ने सिर्फ उनका ही भविष्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस चुनौती को समझेंगे जिसका इन दोनों देशों ने सामना किया। फिर हम जापान की जबरदस्त कामयाबी, उसकी क्रांति को देखेंगे और उसकी तुलना चीन के मुश्किलों भरे दौर से करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कम्युनिस्ट चीन का उदय कैसे हुआ और इसका असर उसके पड़ोसी जैसे ताइवान और कोरिया पर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये चुनौती थी क्या? देखिए, 19वीं सदी में जब पश्चिमी ताकतें पूर्वी एशिया में आईं, तो ये किसी भूकंप से कम नहीं था। एक ऐसा झटका जिसे कोई भी चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अब मजे की बात यह है कि दोनों देश इस चुनौती का सामना बिल्कुल अलग-अलग शुरुआती हालातों से कर रहे थे। एक तरफ था जापान, जो तोकुगावा शोगुन के राज में, मतलब मिलिट्री शासकों के अंडर, दुनिया से एक तरह से कटा हुआ था। और दूसरी तरफ था विशाल चीन का छिंग राजवंश, जो खुद को दुनिया का सेंटर मानता था। जापान की सोसाइटी सामंती थी, तो चीन में कन्फ्यूशियस की सोच पर टिकी एक बहुत जटिल नौकरशाही काम करती थी। और फिर बदलाव की शुरुआत हुई, और वो भी बड़े नाटकीय ढंग से। जापान के लिए ये पल था अमेरिकी ब्लैक शिप्स का आना, जिसने उसे जबरदस्ती दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर कर दिया। और चीन के लिए? उसके लिए ये पल था ब्रिटेन के खिलाफ अफीम युद्ध में मिली जबरदस्त हार। ये एक युग के अंत का साफ साफ इशारा था। तो सवाल ये है कि जापान ने इस पर प्रतिक्रिया कैसे दी? जवाब है एक तेज टॉप डाउन क्रांति के साथ, जिसे हम मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी की कॉलोनी बनने से बचना है और एक मॉडर्न ताकतवर देश बनाना है। मेजी सुधारकों का तरीका बड़ा व्यवस्थित था। उन्होंने एक एक करके चीजें बदली, सामंतवाद खत्म किया, सत्ता वापस सम्राट को दी, पश्चिमी स्टाइल पर एक नई मॉडर्न सेना खड़ी की, एक नया संविधान लागू किया और सबसे जरूरी, सरकार की मदद से देश में औद्योगिकरण की लहर ला दी। और जापान के औद्योगिकरण की रफ्तार, वो तो बस हैरान कर देने वाली थी। जरा इस नंबर को देखिए, 40 लाख। 1870 में फैक्ट्रियों में करीब 7 लाख लोग काम करते थे और 1913 तक ये आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया। सोचिए, एक पीढ़ी से भी कम समय में इतनी बड़ी छलांग। कमाल है ना? पर यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये सोच का भी बदलाव था। मेजी दौर के एक बहुत बड़े विचारक थे फुकुजावा युकिची। उनका ये उद्धरण उस पूरी मानसिकता को दिखाता है। उनका साफ मानना था कि ताकतवर बनने का रास्ता पश्चिमीकरण को पूरी तरह अपनाने से ही मिलेगा, चाहे इसके लिए अपनी एशियाई पहचान को पीछे ही क्यों न छोड़ना। तो ये थी जापान की कहानी। अब जरा इसकी तुलना चीन के दर्दनाक और उथल-पुथल भरे सफर से करते हैं। चीन का रास्ता अंदरूनी बगावतों, बाहरी हमलों और नाकाम सुधारों से भरा हुआ था। एक ऐसी कहानी जिसने उसे पूरी एक सदी के संघर्ष में झोंक दिया। जरा इस समय रेखा पर नजर डालिए। ये एक के बाद एक मुसीबतों की कहानी है। पहले अफीम युद्ध, फिर भयानक टाइपिंग विद्रोह और उसके बाद जापान के हाथों शर्मनाक हार। इन सब ने छिंग राजवंश को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि 1912 में वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसी के साथ सन यात-सेन के लिए चीन गणराज्य बनाने का रास्ता खुल गया। सन यात-सेन एक नई सोच लेकर आए। उन्होंने चीन को एकजुट करने के लिए जनता के 3 सिद्धांत दिए: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका। ये वाकई एक बड़ी कोशिश थी, शाही व्यवस्था के खत्म होने के बाद चीन को एक नया रास्ता दिखाने की। लेकिन ये गणराज्य चीन को एक साथ नहीं रख पाया और ना ही बाहरी हमलों का सामना कर सका। और इसी नाकामी ने एक और ज्यादा कट्टरपंथी समाधान, मतलब साम्यवाद, के लिए दरवाजा खोल दिया। इस नए रास्ते को बनाने में लॉन्ग मार्च एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सच तो ये है कि ये एक हताश फौजी वापसी थी, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित किया गया। और इसी घटना ने माओ त्से तुंग को कम्युनिस्ट पार्टी का निर्विवाद नेता बना दिया।
एक ऐसा नेता जो आने वाले कई दशकों तक चीन की किस्मत लिखने वाला था। और फिर एक लंबे और बहुत ही क्रूर गृहयुद्ध के बाद वो दिन आया। 1 अक्टूबर 1949 माओ ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना का ऐलान कर दिया। ये चीन के इतिहास में एक नए साम्यवादी दौर की पक्की शुरुआत थी। लेकिन कहानी सिर्फ चीन और जापान की नहीं है। इन दोनों के बीच इस बड़ी खींचतान का असर इनके पड़ोसियों पर भी पड़ा, खासतौर पर ताइवान और कोरिया पर, जिनकी किस्मत इन दोनों ताकतों के फैसलों से हमेशा के लिए जुड़ गई। जैसे ताइवान, जिसे जापान ने 1895 में चीन से ले लिया था। बाद में 1949 में जब राष्ट्रवादी पार्टी गृहयुद्ध हारी तो वो यहीं आकर बस गईं। और कोरिया, जो पहले जापान की कॉलोनी था, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद वहां एक भयानक युद्ध हुआ और नतीजा, आज हम उत्तर और दक्षिण कोरिया के रूप में 2 बिल्कुल अलग-अलग देश देखते हैं। तो जापान की तेज और व्यवस्थित क्रांति और दूसरी तरफ चीन का 100 साल लंबा संघर्ष, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आज जब दुनिया भर के देश तेजी से बदलते वैश्विक माहौल का सामना कर रहे हैं, तो इतिहास के ये 2 अलग-अलग रास्ते उन्हें क्या सबक दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक सदी पहले था।